These are the questions which we have to solve. In the first question, we have to discuss about the limitations of Rutherford atomic model. तो रदरफोर्ड की क्या क्या लिमिटेशंस रही थी, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का है, ठीक है, और ये लिमिटेशंस है उसकी। तो पहली लिमिटेशन क्या थी कि इसने एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अब ये कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, ठीक है, सॉरी रिवॉल्व करता है। तो जब कोई पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो एक टाइम पीरियड बाद उसकी जब सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो वो पार्टिकल अल्टीमेटली क्या करेगा, सारी एनर्जी लूज़ करने के बाद एक स्पाइरल पाथ फॉलो करने के बाद न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, जिस वजह से हमारा पूरा न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया कि आखिर हमारा जो पार्टिकल न्यूक्लियस है वो कोलैप्स क्यों नहीं करता, हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिरता, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि इसने जो हमारा एटम्स स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स बताने थे। तो बोर ने टोटल 4 पोस्टुलेट्स दिए अपने मॉडल के। पहला क्या है, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे रदरफोर्ड ने कहा था सिमिलर वैसे ही है। बोर का कहना है कि एक छोटा सा पॉजिटिव सेंटर है एटम के बीच में जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं, और एटम का ज़्यादा से ज़्यादा जो मास है वो उस न्यूक्लियस पे ही है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है, ये बताता है क्वांटम कंडीशन के बारे में। अब क्वांटम कंडीशन क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जो कि स्टेशनरी ऑर्बिट होंगे, ठीक है। स्टेशनरी ऑर्बिट से क्या मतलब है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोर ने उन ऑर्बिट्स को कहा था जिनका एंगुलर मोमेंटम एक इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π का। मोमेंटम है इस ऑर्बिट का mvr, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो क्या होना चाहिए, एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का। इंटीग्रल मल्टीपल से क्या है मतलब, यहाँ पे n इंटीग्रल मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर्स ही हो सकती है, जैसे कि 1, 2 और 3, यानी कि एक कंप्लीट नंबर ही होगा। ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये नंबर पॉइंट में भी नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट क्या था बोर का, बोर ने बताया रेडिएशन ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी कि बोर ने कहा था जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूवमेंट करेंगे, इसमें रोटेशन करेंगे, तो वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो जो हमारा लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की स्टेबिलिटी वाली वो भी सॉल्व हो गई, ठीक है। अब एनर्जी ही रेडिएट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस पे नहीं गिरेगा, जिसकी वजह से स्टेबल रहेगा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। फोर्थ और लास्ट जो पोस्टुलेट था बोर का, वो क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी कंडीशन के बारे में बताता है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी पे चला गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अब ये जंप करके हायर ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया। अब जब यह इस ऑर्बिट से ये क्या करता है, वापस पुराने वाले ऑर्बिट में आता है, ठीक है, कुछ छोटे से ही टाइम गैप के बाद ये वापस आ जाता है, और वापस आने पर ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा। अब ये जो एनर्जी इसने रिलीज़ करी, इसको ये फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज़ करता है। तो इन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, h म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। E2 क्या है, जिस एक्साइटेड स्टेट में वो गया था, E1 क्या है, जिस स्टेट से उसने जंप किया था, ठीक है। तो इन दोनों की एनर्जीज को अगर हम माइनस करें तो उस फोटोन की एनर्जी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम को डिफाइन करना है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, बोर ने बताया था कि जो हाइड्रोजन एटम है वो अपनी 5 स्पेक्ट्रल लाइंस को शो करता है, ठीक है, अपने स्पेक्ट्रम में 5 स्पेक्ट्रल लाइन को शो करता है। उन्हीं 5 स्पेक्ट्रम लाइन की सीरीज़ को स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। अब देखिए, पहली जो सीरीज़ है उसका नाम क्या है, लाइमन सीरीज़, ठीक है। अब लाइमन सीरीज़ का क्या रोल है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से आए, भले 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, या इन कहीं से भी आए, वो हमेशा किस पे जंप करेगा, जब n1 हमारा 1 होगा, यानी ग्राउंड लेवल पर ही जंप करेगा, ठीक है। तो लाइमन सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू फिक्स है 1 के इक्वल, तो ऐसी सीरीज़ को हम लाइमन सीरीज़ कहेंगे, ठीक है। और ये कौन से रीजन में बिलोंग करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में बिलोंग करती है, ठीक है। हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अलग अलग रीजन्स होते हैं, तो उसमें ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में बिलोंग करती है। नेक्स्ट सीरीज़ है बाल्मर सीरीज़। अब बाल्मर सीरीज़ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
N2 हमारा 3 से कहीं को भी वेरी कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये N2 2 और 1 नहीं होगा। एक्सेप्ट 2 और 1, N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट N1 की वैल्यू फिक्स रहेगी 2 पर। तो यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा सेकंड सेल पे ही जंप करेगा। और ये सीरीज़ कहाँ लाई करेगी? विजिबल रीजन में। थर्ड सीरीज़ है हमारी पास्चन सीरीज़। पास्चन सीरीज़ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसकी वैल्यू नहीं हो सकती N2 की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से जंप नहीं करेगा। 4 5 6 7 8 कुछ भी वैल्यू हो सकती है N2 की, बट N1 की वैल्यू फिक्स रहेगी 3 पर। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा थर्ड नंबर के सेल पर ही जंप करेगा। और ये सीरीज़ इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। फोर्थ सीरीज़ है ब्रैकेट सीरीज़। ये सीरीज़ भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करेगी। इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा फोर्थ सेल में ही जंप करेगा, यानी N1 की वैल्यू फिक्स है 4 पर, ठीक है। फिफ्थ सीरीज़ की अगर बात करें, इसका नेम है फुंड सीरीज़, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हमेशा फिफ्थ सेल में ही जंप करेगा, ठीक है, यानी N1 की वैल्यू 5 पर फिक्स रहेगी। और ये सीरीज़ भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करेगी। ये छोटा सा चार्ट भी दे रखा है यहाँ पे इन 5 सीरीज़ का, ठीक। क्वेश्चन में हमें बात करनी है ड्रॉबैक ऑफ बोर थ्योरी की या फिर लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी की, ठीक है, यानी बोर थ्योरी के में क्या क्या कमी थी। तो पहला क्या है कि बोर थ्योरी ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो सिर्फ और सिर्फ छोटे एटम्स में एप्लीकेबल थी, जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम जो कि बहुत छोटा है जिसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। उससे बड़े वाले एटॉमिक नंबर पर बोर की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड क्या है कि इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल क्यों नहीं हो सकते, ऑर्बिट सर्कुलर ही क्यों होंगे, ठीक है, ये भी एक्सप्लेन नहीं करा। थर्ड क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन्स की वेव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस नहीं किया। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स वेव प्रॉपर्टी भी रखते हैं, डुअल नेचर वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बोर ने एक्सप्लेन नहीं करी थी। और फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस अभी हमने पढ़ा जिनके बारे में, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ जाए तो ये क्या कर जाती है? स्प्लिट कर जाती है। यानी जो एक हमारी लाइन है वो भी बाकी और छोटी छोटी लाइंस में टूट जाएगी, ठीक है। और उस इफेक्ट को बोला जाता है जीमन इफेक्ट। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं करा बोर्स थ्योरी ने। और अगर इन्हीं स्पेक्ट्रल सीरीज़ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो भी ये स्प्लिट कर जाती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट। इस इफेक्ट को भी बोर्स थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। इस क्वेश्चन में हमें एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करना है। देखिए दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी है जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी भी दूसरी एक्साइटेड स्टेट पर जा सकता है, ठीक है। यानी n जब 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये n या तो 2 या थर्ड या फोर्थ फिफ्थ किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंट एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेकर उस एटम से कम्प्लीटली बाहर जा सकता है, ठीक है। यानी जब वो ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन, अब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये कम्प्लीटली बाहर चला गया एटम से, यानी n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पहुंच गया। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखना था किस किस का? वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर का हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो जो हमारा फ्रिक्वेंसी है उसका फॉर्मूला तो हो गया म्यू इक्वल्स टू आर सी, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। म्यू यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, आर है रिडबर्ग कांस्टेंट, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। इसी से हमारा वेवलेंथ का फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/λ इक्वल्स टू आर, ब्रैकेट के अंदर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब वेव नंबर की बात करें तो जो ये रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का, यही हमारा वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वेव नंबर क्या है? म्यू और उसके ऊपर बार। तो ये वेव नंबर का हो गया हमारा फॉर्मूला। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया? वेव नंबर इक्वल्स टू आर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हमें लास्ट क्वेश्चन में बताने थे।